तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरर रीजन को कंप्यूट कर लेते हैं। अब उस एरर रीजन में एप्सिलॉन इज द एरर पैरामीटर। एप्सिलॉन क्या है, याद रखिएगा, एप्सिलॉन इज द एरर पैरामीटर and the value of epsilon should remain and epsilon, which is the error parameter, should remain between the value of 0 and half. ठीक है, so if epsilon is the probability, अब सपोज करिए ये मान लीजिए epsilon एक probability of error है, then this error region should be less than epsilon. सपोज करिए अगर epsilon एक error probability है जिसकी वैल्यू 0 और हाफ से लेस है, तो ये जो एरर रीजन है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एक्सॉर एच, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इस प्रोबेबिलिटी से कम होनी चाहिए। जब एप्सिलॉन से कम होगी तभी जाकर के वो वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू कहलाएगी। अगर एप्सिलॉन से ज्यादा हो गई तब तो अभी भी वो एरर देता रहेगा, यानी वो आपको रेलेवेंट डेटा नहीं देगा। तो कहने का मतलब कि किसी भी मशीन के सामने ये मोबाइल फोन तभी तक मोबाइल फोन रहेगा जब तक कि हमको इसकी सर्टिनिटी कंफर्म ना हो जाए। और इसकी सर्टिनिटी कब कंफर्म होगी कि ये दिस इज द मोबाइल फोन, वो जब कंफर्म होगी जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एक्सॉर एच कि ये पेजर और टैबलेट ये नहीं है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी जब एप्सिलॉन से कम हो जाएगी तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो डिवाइस है ये मेरा मोबाइल फोन है। एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली कंप्यूट द डेटा विद द हेल्प ऑफ पैक मॉडल। सो देयर मे बी सम सिचुएशन वेयर लर्निंग एल्गोरिथम मे नॉट गिवन द करेक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, यहां पर कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर लर्निंग एल्गोरिथम में आपकी जो हाइपोथेसिस है वो रेलेवेंट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। उस कंडीशन में आपको कैसे निकालना है, तो उस कंडीशन में आपको इस पूरे डेटा को, यानी अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ इस रीजन को एक प्रोबेबिलिटी मान रहे थे, इस रीजन को एक प्रोबेबिलिटी मान रहे थे और एप्सिलॉन को दूसरी प्रोबेबिलिटी मान रहे थे, और फिर क्या कर रहे थे, इस प्रोबेबिलिटी को एप्सिलॉन से कम कर रहे थे या बराबर कर रहे थे, जिसमें हम कह रहे थे कि एप्सिलॉन का जो क्या कहते हैं वैल्यू है दैट शुड रिमेन बिटवीन 0 एंड हाफ। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर आपका ये यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 2, तब हम कह रहे थे ये कंप्लीट एरर रीजन है। अब सपोज करिए कि ऐसी हाइपोथेसिस जो अप्रोक्सीमेटली है, यानी जो कंफर्म ही नहीं है ये हाइपोथेसिस है भी कि नहीं, तो उस कंडीशन में जब हमें कंप्यूट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे एरर रीजन को ही बाउंड कर लेते हैं, यानी एप्सिलॉन को भी अपने एरर रीजन में ले लेते हैं और पूरे एरर रीजन को, देखिए हमने पूरे एरर रीजन को बाउंड कर लिया विद इन द स्पेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, and this whole probability error region should be greater than or equals to 1 minus delta. This whole error region should be greater than or equals to 1 minus delta. So probability of this error region should be greater than equals to 1 minus delta. और ये कौन से केस में हो रहा है, ये उस केस में हो रहा है जहां पर आपकी जो सिचुएशन है वो अप्रोक्सीमेट है, यानी आपका जो हाइपोथेसिस है वो भी कंफर्म नहीं है। वहां तो अभी आपका हाइपोथेसिस कंफर्म था, लेकिन ये आपका किस सिचुएशन में हो रहा है जहां पर आपका हाइपोथेसिस ही कंफर्म नहीं है। सपोज सो देयर मे बी सम सिचुएशन वेयर द लर्निंग एल्गोरिथम मे नॉट बी गिवन एज करेक्ट हाइपोथेसिस। जब लर्निंग एल्गोरिथम को, याद रखिएगा ये इस सिचुएशन में ही काम कर रहा है जब लर्निंग एल्गोरिथम को करेक्ट हाइपोथेसिस नहीं मिलता है और जब आपका ई जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है, यानी ये भी करेक्ट नहीं है, लर्निंग एल्गोरिथम में ये जो पूरी हाइपोथेसिस उसको मिली ये भी करेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पूरे एरर रीजन को ही बाउंड कर देते हैं। तो जब हम पूरे एरर रीजन को बाउंड किए तो हमने पूरे एरर रीजन का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, राइट, पूरे एरर रीजन का प्रोबेबिलिटी निकाला और ये देखा कि दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस
डेल्टा, जहां पर डेल्टा जो है वो क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस पैरामीटर। याद रखिएगा, डेल्टा क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस पैरामीटर। और डेल्टा की भी वैल्यू जो है वो ठीक एप्सिलॉन की वैल्यू की तरह ही है। अब सपोज करिए, और एंड दिस गोज ऑन, अब मान लीजिए अब आपका हाइपोथेसिस और ज्यादा आपको कंफर्म नहीं है, तो ये पूरा कंसिडर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में, और फिर आप 1 माइनस गामा को मान लेंगे कॉन्फिडेंस पैरामीटर, जहां पर गामा आपका कॉन्फिडेंस पैरामीटर हो जाएगा। मान लीजिए आपको चीजें और क्लियर नहीं है, तो इस तरीके से किसी अनसर्टेन वैल्यू से हम सर्टेनिटी तक पहुंचते चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ पी सी एक्सॉर एच तक था, फिर हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ा पी सी एक्सॉर एच इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, फिर हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एक्सॉर एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा। अब मान लीजिए अगर हमारा हाइपोथेसिस स्पेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी जो हमको लर्न करना है वो लर्निंग डेटा बिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, हम नहीं लर्न कर पा रहे हैं, तो हमें अपने हाइपोथेसिस स्पेस को और ज्यादा बाउंड करते चले जाना पड़ेगा। और बाउंड करते 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 जितनी बार हम अपने हाइपोथेसिस स्पेस को बाउंड करेंगे, उतनी बार हम एक नया कॉन्फिडेंस पैरामीटर डेवलप करते चले जाएंगे। सपोज अभी हमने डेल्टा किया, अब अगर मान लीजिए ये हाइपोथेसिस स्पेस ये भी अगर हमारी कंफर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी बाउंड कर देंगे और ये कहेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस गामा। अगर 1 माइनस गामा वाला भी कंफर्म नहीं होगा तो हम कहेंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा। तो कॉन्फिडेंस पैरामीटर जो है वो हमारे इंक्रीज होते चले जाएंगे, और इसी के साथ हमारी लर्नेबिलिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली किसी डेटा में पहुंच जाएंगे। तो वी कैन सेट डेल्टा स्मॉल, मतलब मान लीजिए हम लोग डेल्टा को 0.01 अगर सेट कर दें, तो हम अपनी एक्चुअल वैल्यू जो हमको अटेन करनी है, यानी जो हम लर्न कर रहे हैं, उसमें 99% तक एक्यूरेट हो जाएंगे। यानी जो हमारा मॉडल रहेगा, लर्निंग मॉडल रहेगा, वो 99% ये बता देगा कि दिस इज मोबाइल, एंड 99% आई एम कंफर्मिंग दैट दिस इज मोबाइल फोन। तो जब भी सपोज करिए मैं एक रोबोट हूं और मेरे अंदर आपने अगर पैक मॉडल डाल दिया और उसके अंदर ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस परफॉर्म हो गए, तो मैं 99% ये बता दूंगा दैट दिस गैजेट is nothing but a mobile phone, and this is how the actual machine performs. So this is all for computational learning theory. Thank you. तो I hope आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत कुछ हिस्सा आपको समझ में आया होगा। Yes or no? Yes, sir. My voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी में आपको काफी कुछ पता चला होगा, काफी कुछ बेसिक आइडिया लगा होगा। एक वोरोनॉय स्पेस, एक हाइपोथेसिस स्पेस क्रिएट हो गया होगा आपके ब्रेन में। अब हम इसको ऑलरेडी आपके गूगल क्लासरूम में शेयर कर चुके हैं। एक बार फिर से इसको पढ़िएगा, एक बार फिर से इसको गूगल में देखने की कोशिश करिएगा। इससे रिलेटेड आपको एनपीटीईएल में भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन जितना इलैबोरेटली मैंने हिंदी में आपको समझाया है, इतना इलैबोरेटली पूरे इंडिया में कहीं कोई भी लेक्चर ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन डिटेल it needs a lot of research and lot of hard work कि how the actual mathematics behind it is running. हम लोग मैथमेटिक्स को सिर्फ इस तरीके से पढ़ते हैं कि हाँ भाई ये एक फॉर्मूला है, दिस इज हैपनिंग, यस दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, लेकिन मैंने आपको ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हैपन हो रहा है, ये फॉर्मूला ये भी बताया है। सो जब आप इसको एक बार और पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा और जनरलाइज होंगे। तो कहने का मतलब जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले इस कंडीशन में आएंगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप सी एक्सॉर एच में आएंगे, यानी दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ लर्निंग। जब दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो आप
इस एरर रीजन में आ जाएंगे। सी एक्स और एज आप कंपेयर करने लगेंगे जब आपकी लर्नेबिलिटी और बढ़ेगी, यानी दिस इज स्टेज नंबर 2। जब चीजें और कॉम्प्लेक्स होंगी, जब आप तीसरी स्टेट में आएंगे, तो दिस इज स्टेज नंबर 3। और अगर मान लीजिए चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो 4, 5, 6 आप यही सेम लर्निंग मॉडल कंप्यूट करते चले जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर जनरलाइज इनटू द कॉन्सेप्ट। और जैसे जैसे आप मेमोरी के उस स्ट्रक्चर में जनरलाइज होते चलते चले जाएंगे, धीरे 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 करके पेनिट्रेट होते चले जाएंगे, एंड आई एम टेलिंग यू एट द एंड you will be caught hold of each and everything related to this particular topic, and you will be simply able to compute, simply able to analyze what machine learning is all about. So thank you for now. Let me take the attendance. I hope everyone is present now. So एक बार मैं एक इमेज ले लेता हूँ। So thank you for now. We shall meet in the next session with the new topic, which is genetic algorithm or genetic